Good evening, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Dera Basi and Chandigarh High Court as well. आज का जो टॉपिक है मेरा वैसे कुछ खास ज़्यादा नहीं है, बट इंटरिम ऑर्डर को लेके है। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि मैडम इंटरिम ऑर्डर का मतलब क्या होता है। जैसे मैं उनको कई बार बोलती हूँ कि हमने ये इंटरिम एप्लीकेशन लगाई थी आपकी, और इसका जो है इसकी बहस होगी, इसका रिप्लाई आएगा और उसके बाद जो है आपका जो है इंटरिम ऑर्डर आएगा। तो उनको ये समझ नहीं आती है कि इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम एप्लीकेशन और इंटरिम जो एप्लीकेशन होती है उसकी आर्गूमेंट, उसका रिप्लाई, ये सब क्या चीजें होती हैं। तो आज मैं ये क्लियर करती हूँ। कई बार क्या होता है कि जो न्यू एडवोकेट्स हैं, जो न्यू जनरेशन है, जब वो कोर्ट में आती है तो उनको भी कई बार ये बातें क्लियर नहीं होती हैं। तो होप ये भी हो सकता है कि मेरी जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए भी, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए भी थोड़ी बेनिफिट हो। तो हम बात करते हैं इंटरिम एप्लीकेशन के बारे में। पहले इंटरिम एप्लीकेशन क्या होती है। देखिए, इंटरिम एप्लीकेशन वो होती है जो मेन जो केस फाइल है उसके साथ में लगाई जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है, तो डोमेस्टिक वायलेंस में नॉर्मली जो है मेंटेनेंस मांगी जाती है। तो मेंटेनेंस के लिए एक अलग से उस पिटीशन के साथ, डीवी की पिटीशन के साथ एक अलग से एप्लीकेशन लगती है, और उसी को हम इंटरिम एप्लीकेशन बोलते हैं। वो अलग सेक्शन में होती है, और जो आपका डीवी का केस होता है वो अलग सेक्शन में होता है। फिर क्या होता है कि जब वो केस कोर्ट में जाता है तो उस इंटरिम एप्लीकेशन का जो रिप्लाई है वो अलग से ही आता है, जैसे पिटीशन का रिप्लाई आता है। मान लीजिए डीवी का केस हुआ, उसमें आपने इंटरिम एप्लीकेशन लगाई मेंटेनेंस के लिए, तो ऑपोजिट काउंसिल जो है वो जो इंटरिम एप्लीकेशन जो आपने लगाई है मेंटेनेंस के लिए, वो उसका जवाब अलग से देगा कि इसको मेंटेनेंस, जो इंटरिम मेंटेनेंस है, वो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जब उसका रिप्लाई आ जाता है तो उस इंटरिम एप्लीकेशन के ऊपर कई बार ऐसा भी होता है कि आर्गुमेंट भी होती है, और कई बार वो आर्गुमेंट काफी लंबी भी चली जाती है, ताकि ये डिसीजन लिया जा सके कि मेंटेनेंस लगनी है या नहीं लगनी है। इसी ढंग से अगर हम सिविल केसेस की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रॉपर्टी के केस को लेकर बात कर रहे हैं, आपने परमानेंट इंजंक्शन का केस डाला है, उसमें एक इंटरिम एप्लीकेशन लगती है, वो लगती है स्टे के लिए, यानी कि स्टे या सामने वाले को रोका जाए, स्टे किया जाए कि वो हमारी जो प्रॉपर्टी है जब तक इस केस का डिसीजन नहीं हो जाता वो ना आए। तो इस ढंग से जो प्रॉपर्टी केस है उसमें स्टे की इंटरिम एप्लीकेशन लगती है। फिर उस स्टे की इंटरिम एप्लीकेशन का जो ऑपोजिट काउंसिल है वो रिप्लाई देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर आर्गूमेंट होती है, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि इंटरिम स्टे देना है या नहीं देना है। इसी प्रकार डीवी में ये डिसाइड किया जाता है कि इंटरिम मेंटेनेंस देनी है या नहीं देनी है। इसी तरीके से और भी केसेस हैं। अगर आप ये देखें कि हस्बैंड ने अगर डिवोर्स पिटीशन डाली है तो उसमें भी इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जो है वो वाइफ मूव ऑन कर सकती है, फिर उसको डिसाइड करना होता है। रिसेंटली मेरा एक केस था, आई थिंक 498A का केस था, उसमें हस्बैंड ने एक एप्लीकेशन मूव ऑन की थी सेक्शन 94 के अंडर, और उसमें उन्होंने बोला था कि कुछ भाई उनकी वाइफ के पास जो है, हस्बैंड ने बोला था कि उनकी वाइफ के पास उनका पासपोर्ट है, और उनकी जो वाइफ है वो घर से निकलते समय पूरी ज्वेलरी, पूरा अपना सामान, डॉक्यूमेंट्स अपने, मतलब कि वाइफ जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपने ज्वेलरी लेकर, अपने कपड़े लेकर, जो भी उस लेडी का जो भी उस घर में सामान था वो लेकर, साथ में उसका पासपोर्ट और उसका आईडी प्रूफ भी लेकर वो घर से चली गई थी। तो इसको जो वाइफ है उसको ऑर्डर दिया जाए कि उसको सम्मन करके बुलाया जाए और उसको ऑर्डर दिया जाए कि वो उसका पासपोर्ट जो है वो वापस करे। तो एडवोकेट साहब ने एप्लीकेशन तो आई थिंक सो, जहां तक मेरा ख्याल है, इस केस को डिले करने के लिए लगाई थी, बिकॉज उनको पता था कि जो पासपोर्ट है वो ऐसे ही कोई किसी को नहीं देता है अपना, वो हस्बैंड के पास ही था। और केस को चलते हुए 3 साल हो चुके हैं, तो 3 साल में बाद उनको अपना पासपोर्ट याद आ रहा था। तो इट इज वेरी क्लियर कि केस को डिले करने के लिए किया जा रहा था। लेकिन हमारी तरफ से जो रिप्लाई दिया गया उस केस का, दैट वाज ऑसम। ऐसा रिप्लाई दिया गया कि वो एडवोकेट साहब भी याद रखेंगे। इवन कि
जो उन्होंने इस एप्लीकेशन में ये बोल दिया था कि जो वाइफ है वो अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेकर चली गई थी यहाँ से, या अपने कपड़े या अपने स्त्री धन लेकर चली गई थी, तो फिर हमने उस एप्लीकेशन में विद जजमेंट्स उसको क्लियर किया और जज साहब ने हमारी पूरी बहस सुनी। और मुझे बड़ी खुशी हुई उस टाइम पे जब उन्होंने ऑपोजिट काउंसिल को बोला भी आपको बड़ा इंटरेस्ट है कि इसमें से आपने इस एप्लीकेशन में ये क्यों लिखा कि वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेकर गई है, वो ये लेकर गई है, वो लेकर गई है। तो ही सेड कि सॉरी, मतलब कि जो अपोजिट काउंसिल थे उन्होंने इवन सॉरी तक मेरे सामने जैसा आपको बोला कि जैसा आई एम सॉरी, मैं न्यू एप्लीकेशन लगा दूंगा विद ओनली पासपोर्ट। तो देखिए, जब ये इंटरिम एप्लीकेशंस डलती हैं तो उनके जवाब जो हैं बड़े सोच समझ कर देने चाहिए, और जो है ताकि उनकी जजमेंट जो है वो आपके फेवर में आए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लड़के की तरफ से हैं और आपने इंटरिम एप्लीकेशन का जवाब अच्छे से नहीं दिया है तो लड़की का खर्चा जो है वो बन सकता है। और अगर आप वाइफ की तरफ से हैं और अगर आपने इंटरिम एप्लीकेशन जो डालनी है अपनी मेन पिटीशन के साथ, अगर वो ठीक ढंग से नहीं डाली और उसकी आर्गुमेंट अच्छे ढंग से नहीं की तो लड़की का खर्चा नहीं लग सकता है। तो इस ढंग से चाहे आप मेल की तरफ से हैं चाहे आप फीमेल की तरफ से हैं, इंटरिम एप्लीकेशंस को बिल्कुल सीरियस ढंग से लेना चाहिए। ये नहीं है कि ये तो एक इंटरिम एप्लीकेशन है, इसका केस से कोई लिंक नहीं है। जो इंटरिम एप्लीकेशंस होती हैं वो केस के ऊपर बहुत इफेक्ट डालती हैं। तो इस ढंग से चाहे आप वो प्रॉपर्टी के केस में ले लीजिए, अगर स्टे नहीं मिला है पार्टी को तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस ढंग से जो इंटरिम एप्लीकेशन होती है उसका रिप्लाई दिया जाता है। रिप्लाई के बाद उस इंटरिम एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर आर्गूमेंट होती है और फिर उसका जो ऑर्डर दिया जाता है उस एप्लीकेशन की आर्गूमेंट रिप्लाई उसके ऊपर जो ऑर्डर दिया जाता है उसको ही इंटरिम ऑर्डर बोला जाता है। थैंक यू सो मच।